रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जन की बात। इस कार्यक्रम में इस बार हम चर्चा कर रहे हैं आने वाले बजट पर, साथ ही क्या बजट में चुनौतियां होंगी उस पर, और जो पिछला साल बीता है उसमें बजट में किस किस तरह का सामना करना पड़ा है अर्थव्यवस्था में। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल जी, जो नोएडा में काफी सक्रिय रहते हैं। साथ साथ वो एमएसएमई कमेटी के वित्त मंत्रालय से जुड़े हुए पूर्व में थिंकर रहे हैं। साथ ही जलाधिकार और दोस्त जैसे संगठनों से वो नोएडा शहर के, ग्रेट नोएडा के लोगों की सेवा कर रहे हैं। मैं अपने स्टूडियो में गोपाल जी का स्वागत करता हूं। गोपाल जी नमस्कार। नमस्कार विनोद जी, सभी को आपके द्वारा नववर्ष की शुभकामनाएं। धन्यवाद। गोपाल जी, मैं जानना चाहता हूं कि बजट आने में अभी बस कुछ दिन बचे हैं, तो इस पूरे एक साल में जो कोरोना से भी जूझते रहे और साथ साथ अर्थव्यवस्था उभरी भी है, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या रही है और साथ में जो आने वाला बजट है उसमें किस तरह की प्राथमिकता रहेगी? जी देखिए, कोरोना की त्रासदी ने अर्थव्यवस्था में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था जी, लेकिन हम इस बात से खुश हैं कि कोरोना की त्रासदी के बाद जिस तरह से वैक्सीनेशन की ड्राइव चली और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में केंद्र सरकार ने और कुछ प्रदेश सरकारों ने मजबूती से उसको डील करने के लिए इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, उससे अब भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना के दबाव से उभर के निकल के आई है। और अगर मैं देखूं, क्योंकि मैं आर्थिक जगत के लोगों के साथ भी जुड़ा हूं, इंडस्ट्रीज, बिजनेस कम्युनिटी, व्यवसायी, वैश्य कम्युनिटी, इन सब के साथ रेगुलर इंटरेक्शन होता रहता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, पॉलिसी इंटरवेंशन के रूप में। तो जिस तरह का सेंटिमेंट इस वक्त है, जो लोगों के अंदर भाव है, वो है कि भारत की अर्थव्यवस्था अपने बुरे दिनों से निकल के मजबूती से खड़ी हो गई है। और यह सेंटिमेंट जो है वो केवल भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेस कम्युनिटी का ही नहीं है, वैश्विक स्तर पे भी आप देखें तो कई इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के देखेंगे तो अमेरिका के, यूरोप के और ऑस्ट्रेलिया के, यूएई के, इन सब कंट्रीज से भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है। लोग इंडस्ट्री यहाँ पे लगाना चाहते हैं और खासकर क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं तो उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन बन रहा है नए इंडस्ट्री सेटअप के लिए। तो ये जो पॉजिटिव सेंटिमेंट है कोरोना की त्रासदी के बाद, यह बहुत महत्वपूर्ण है और यह सरकार के बहुत सारे पहल के कारण है। चाहे जो पीएलआई स्कीम था, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स है, आत्मनिर्भर भारत पैकेज था, यह सरकार के अन्य कई एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट के लिए स्कीम्स थे, यह फार्मर्स के लिए कई तरह के सरकार ने किसान सम्मान निधि की बात की है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा किया है बहुत तेजी से। तो इन सब के कारण अर्थव्यवस्था अभी पॉजिटिव सेंटिमेंट से गुजर रही है। जी, लेकिन जो चुनौतियां आई हैं उससे तो निपट लिया। आने वाले दिनों में जो बजट आने वाला है उसमें सरकार की प्राथमिकता क्या होगी, क्योंकि आप कोर ग्रुप में भी हैं और सरकार के जो विभिन्न अंग हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। क्या है आपके आने वाले बजट का पूर्वानुमान? जी देखिए, आपने महत्वपूर्ण प्रश्न किया है कि चुनौतियों को हम लोगों ने किस तरह से झेला, वो तो एक विषय है, लेकिन आने वाले समय में हम बजट के एक्सरसाइज के अंतर्गत सरकार क्या काम करती है, क्या फोकस है, इससे भी अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी वह डिपेंड करता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोरोना की त्रासदी में केंद्र सरकार का खर्चा बहुत बढ़ा है और उसके कारण जो बजट का घाटा होता है वह उसकी एक चिंता का विषय रहता है सरकार के पास, क्योंकि खर्चे बहुत बढ़ गए और जो रिसोर्स रेवेन्यू जनरेशन होता है वह इस वक्त कम हुआ था। लेकिन ये अच्छा एक संकेत है कि जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, अभी 2-3 दिन पहले जो फिगर आई थी दिसंबर की, उसमें ये आया कि 1,30,000 करोड़ का हुआ है और यह बहुत अच्छी शुभ संकेत है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में भी काफी बढ़ गया, 5 करोड़ लोगों ने रिटर्न फाइल करने का अनुमान है। तो
जो सरकार के बहुत खर्चे बढ़ गए और रेवेन्यू उसके हिसाब से बढ़ा नहीं है, तो इसके अंदर जो बजटरी घाटे को कंट्रोल करना, इसके ऊपर सरकार का बहुत बड़ा फोकस इस बजट में रहेगा कि नए नए रेवेन्यू जनरेशन के कौन कौन से क्षेत्र होंगे। तो उसमें एक है कि पीएसयूज के डिसइन्वेस्टमेंट की बात है, या और ज्यादा कंप्लायंस करके टैक्सेशन के अंतर्गत जो डेटा शेयरिंग है उसके द्वारा जो टैक्स इवेशन होता था, जो लोग टैक्स से बचते थे वो नहीं देते थे, उन लोगों के ऊपर कैसे कठोर कार्रवाई करके वो टैक्स देने से बचना। और उसी कारण कई जगह पे आप देखिए सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी और वर्चुअल असेसमेंट का जो प्रारूप सरकार लाई है उसके कारण टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। तो बजट में रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, उसके क्या उपाय रहेंगे, वो कितना होगा, एस्टिमेट क्या होगा। और सरकार नहीं चाहती कि कोई भी खर्चा कम करें, क्योंकि खर्चा कम करेंगे तो इस वक्त इकोनॉमी में जो ग्रोथ आई है, डेवलपमेंट आया है, वो रुकेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार पूरा खर्च करेगी, हेल्थ सेक्टर में बहुत ध्यान रखेगी, एजुकेशन को महत्वपूर्ण तरीके से सपोर्ट करेगी, और इंडस्ट्री के लिए भी बहुत सारे चीजें सरकार लेके इस बजट में आएगी। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जैसे ये लेबर सेक्टर हमारे देश में बहुत बड़ा एरिया है, जो इनफॉर्मल सेक्टर में कामगार मजदूर काम करते हैं, उसको कैसे फॉर्मल के लाए, क्योंकि जो सरकार की बहुत सारी स्कीम्स है, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम है या और भी कई तरह की पीएफआई ईएसआई की स्कीम है, और सब तरह की जो स्कीम्स है सरकार की, वह फॉर्मल सेक्टर के लेबर फोर्स को मिलती है। और इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत सारा लेबर एम्प्लॉयमेंट होता है, तो उसको फॉर्मलाइज कैसे करें, इसके ऊपर भी कई तरह के सरकार की पहल आने की बात है। और तीसरा महत्वपूर्ण रहेगा कि जो कोरोना के बाद की त्रासदी में सरकार ने बहुत सारे रिफॉर्म्स मेजर किए हैं, चाहे इंडस्ट्री पॉलिसी नई लाए हैं, आत्मनिर्भर भारत की पहल है, मेक इन इंडिया की पहल है, इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स, एयरपोर्ट, वाटरवेज, ऐसे डिफेंस कॉरिडोर, फ्रेट कॉरिडोर, रेलवेज, ये सब में जो सरकार रिफॉर्म्स के रूप में कई प्रावधान लेके आई है, लेबर रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर सेक्टर के रिफॉर्म्स, उनको भी सरकार इस बजट में महत्वपूर्ण तरीके से मजबूती प्रदान करेगी। और जो हमारी जो इंडस्ट्रीज है, एमएसएमई सेक्टर के छोटे लघु मध्यम उद्योग है, उनको कैसे ग्लोबल मार्केट के साथ, ग्लोबल इंडस्ट्री के साथ जोड़े, चाहे उसमें जैसे बात आ रही है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना हो, हमें इंग्लैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूएई के साथ, यूएसए के साथ, इन बड़ी बड़ी कंट्रीज की इकोनॉमी के साथ हमारी एमएसएमई डिफेंस सेक्टर कैसे जुड़े, मैन्युफैक्चरिंग कैसे जुड़े, इसके ऊपर भी सरकार बहुत काम कर रही है। और उसी का प्रतिफल है कि अभी आज ही रिपोर्ट आई है कि भारत के जो एक्सपोर्ट है वह 36% बढ़े हैं, जबकि कोरोना के त्रासदी में चीन वगैरह में काफी ज्यादा दिक्कतें आई। हमारी अर्थव्यवस्था ने एग्रीकल्चर सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने काफी बढ़त दिखाई है। तो ये सारी बातें जिसपे सरकार अच्छी तरह से काम कर रही है, और आउटरीच भी चल रहा है, अलग अलग सेक्टर्स के साथ अभी मीटिंग चल रही है। 15 जनवरी तक इन सारी मीटिंग्स को कंसोलिडेट होकर सरकार अपना डिपार्टमेंट के रिक्वायरमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट, इनको कंसोलिडेट करके इकोनॉमिक सर्वे फाइनल करेगी और फिर 1 तारीख को बजट लेके आएंगे। अच्छा, जैसे विदेशी मुद्रा भंडार भी काफी बढ़ा है इस दौरान, और उस भंडार के बढ़ने के मायने क्या है हमारी इकोनॉमी के लिए? जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कैपिटल, जब भी कोई इंडस्ट्री लगेगी सबसे पहले उसके लिए आवश्यकता होती है लैंड, बिल्डिंग, ये सब तो चाहिए, मशीनरी, इन सब के लिए चाहिए होता है कि कैपिटल चाहिए, एक पूंजी चाहिए होती है। तो पूंजी की एक लिमिटेशन होती है, किसी भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कंपनी पास या सरकार के पास भी पूंजी निवेश की एक लिमिट होती है। इसके लिए विदेशी निवेश की बड़ी आवश्यकता होती है। साथ में निवेश कोई विदेशी कंपनी या कोई लोग करते हैं गवर्नमेंट की, तो टेक्नोलॉजी भी आती है, नई नई टेक्नोलॉजी, इनोवेशन आते हैं। तो ये जो एफडीआई आ रहा है बहुत बड़ा, वह एक तरीके से ये बताता है, दर्शाता है कि विदेशी इन्वेस्टर्स का भारत की
व्यवस्था में कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया। अगर भारत की अर्थव्यवस्था में आने वाले फ्यूचर में उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता तो कौन अपना पैसा लगाएगा। तो जिस तरह से एफडीआई आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भारत में आ रहा है और हमारे 640 बिलियन डॉलर का रिजर्व हो गया और ये लगभग 9 महीने का इम्पोर्ट बिल के करीब है। और मैं एक ही एग्जाम्पल दूंगा, 1991 जब रिफॉर्म्स बने हुए थे उसके पहले बहुत कम दिन का, एक सप्ताह का इम्पोर्ट का रिजर्व केवल रह गया था। तो ये हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। अच्छा, इस दौरान पिछले 1.5-2 साल में चीन के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं रहे और चीन के साथ जो व्यापार की स्थिति रही है वो अब उसमें क्या बदलाव आया है पिछले 1.5-2 साल में? जी, चीन ने ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग को कब्जा कर रखा था और चीन की प्रगति का पिछले अगर कुछ दशकों से आप देखेंगे तो चीन की प्रगति का मूल कारण था कि उसने ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग को हब बन गया था। बड़ी बड़ी कंपनियां वहां इन्वेस्ट कर रही थी अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को वहां पे इंडस्ट्री लगाने के लिए। कोविड के बाद लोगों को ध्यान में आ गया कि चीन की जो पूरी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो पारदर्शी नहीं है और वहां पे जिस तरह का जो जुडिशरी सिस्टम है, जहाँ के जो सरकार है, वो कई चीजों में पूरी तरह से पारदर्शिता नहीं अपनाती। और भारत में जुडिशरी अच्छी है, रिफॉर्म्स का प्रोसेस अच्छा है, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र मूल्य से सत्ता यहाँ चलती है। तो लोगों को लग रहा है कि जो रिस्क है, एक जगह सारा इन्वेस्टमेंट करने का अपना तरीका, वो रिस्की बिजनेस प्रपोजल है, वो एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया को चालू करना चाहते हैं और भारत उनके लिए सबसे अच्छा माध्यम नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 137 करोड़ जनसंख्या का बाजार है, बहुत डाइवर्सिफाइड जो है बाजारू व्यवस्था है, गवर्नमेंट है वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे रही है, एफडीआई पॉलिसी हमारी बहुत लिबरल है। तो इसलिए भारत एक मजबूत डेस्टिनेशन इन्वेस्टमेंट का बन रहा है। चीन से बहुत सारी इंडस्ट्रीज अपना सेटअप चेंज करके भारत में अपना उसको लगा रही है। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा क्योंकि इस समय रोजगार सबसे बड़ी समस्या है युवाओं की और उनकी चिंता भी है, लेकिन क्या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री और साथ में अनऑर्गेनाइज सेक्टर को लेकर सरकार की क्या तैयारी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले? जी, देखिए, रोजगार जो मिलेगा वो एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से मिलेगा। इतनी जनसंख्या है, 10 करोड़ लोग हर महीने नए रोजगार के लिए देश में आते हैं, तो उनको सरकारी नौकरी या कोई भी नौकरी नहीं मिल सकती। उसके लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देना, स्वरोजगार आएगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। अभी आप नोएडा में ही देखिए कि सरकार ने रेहड़ी वाले, पट्टी वालों के लिए कितनी बढ़िया बढ़िया स्कीम्स लेके आए हैं। उनको 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिल रही है। उन्हें अपने छोटे छोटे रोजगार खड़े करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश ने ओडीओपी की स्कीम्स लेके आए हैं। 75 डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोई प्रोडक्ट वहाँ का महत्वपूर्ण आइडेंटिफाई करके उसके लिए पूरा प्रोत्साहित कर रहे हैं कि छोटे छोटे लघु उद्योग उसमें लगे। अलीगढ़ में ताले बनते हैं, नोएडा में कपड़ा उद्योग है, मेरठ में स्पोर्ट्स का बाजार खड़ा हो रहा है, मुरादाबाद में स्टील मेटल का जो पीतल का बाजार है, फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियों की बात है, आगरा में जो लेदर उद्योग की बात है, कानपुर में आईटी पार्क बन रहे हैं, सर्विस इंडस्ट्रीज बन रहा है, आईआईटी कानपुर ने एक्सीलेंस सेंटर्स किए। तो इस तरह से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने की बात है, उसी से रोजगार जनरेट होंगे। उसकी तरफ सरकार की सारी स्कीम्स उस तरफ काम कर रही है। दूसरी है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसको भी सरकार के हेल्थ इंश्योरेंस, आयुष्मान भारत की स्कीम मिले, रेहड़ी वालों के लोन की मिले, क्रेडिट उनको मिले, उनको स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ सपोर्ट मिले। यह सब चीजों में सरकार का बहुत पहले स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स बने हुए हैं, उन सब के साथ भी रोजगार जनरेट होगा और इसी से लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन देश की रोजगार का शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों की तरफ सरकार बहुत फोकस कर रही है। अब आखिरी सवाल
कि टूरिज्म इंडस्ट्री अचानक हमारे देश में बढ़ी है, क्योंकि यहाँ पे संभावनाएं बहुत हैं, पर्यटन स्थल बहुत हैं, तो उसको लेकर क्या सरकार विशेष फोकस कर रही है, कोई और खास योजना उसके लिए ला रही है टूरिस्टों के लिए, और जो उसमें जॉब जिनको रोजगार के नए सृजन होंगे उनको लेकर? जी देखिए, टूरिज्म बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए, क्योंकि यहाँ का ट्रेडिशन, कल्चर और संस्कृति बहुत पुरानी है। और टूरिज्म डेवलप होता है जब आपके अंदर डाइवर्सिटी है, फूड हैबिट्स है, कल्चरल एक्टिविटीज है, टूरिस्ट रिलीजियस प्लेसेस है, बुद्धिज्म का सेंटर है, हिंदुइज्म का सेंटर है, अलग अलग जैन सूफी कल्चर यहाँ पे है, फिर ऐतिहासिक धरोहर है, तो मुगल कालीन है, उससे पुराने हैं, पांडवों के कालीन के ऐतिहासिक क्षेत्र है, मंदिर है, काशी, अयोध्या, मथुरा, ऐसे बहुत सारे, रामायण सर्किट है। तो उत्तर प्रदेश को आप देखें, ये उत्तर प्रदेश को अगर हम एग्जाम्पल की तरह लें, तो उत्तर प्रदेश ने धार्मिक अर्थव्यवस्था को बहुत महत्व दिया है। दीपोत्सव का कितना महत्व, उसने अर्थव्यवस्था को कितना सपोर्ट किया है। कुंभ ने अपने आप में पहली बार, इस बार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कुंभ का आयोजन हुआ, पूरे विश्व में उसने एक तहलका मचा दिया कि कुंभ को एक आर्थिक और रिलीजियस इकोनॉमी से जोड़ते किस तरह से उसका आयोजन हुआ, उसने अर्थव्यवस्था को कितना सपोर्ट किया। फिर काशी कॉरिडोर को देखे तो इससे टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बढ़ता है, होटल है चाहिए, रोडवेज अच्छा होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन हो, जैसे जिस तरह से ग्रामीण सड़कें बन रही है, हाईवे बन रहे हैं। आज आप लखनऊ 5 घंटे में नोएडा से पहुंच जाते हो, पहले 10-10 घंटे लगते थे। मैं बरेली गया, अलीगढ़ गया, एक 1.5 2 घंटे 3 घंटे में आप बरेली पहुंच जाते हो। मेरठ यहाँ से 1.5-2 घंटा बिल्कुल आराम से लगता था, 40 मिनट में मेरठ पहुंच जाते हैं। तो ये सारा जो कनेक्टिविटी का पूरा काम हुआ है, मुरादाबाद और नोएडा अपने आप में एक कनेक्टिविटी का हब बन रहा है। एक्सप्रेसवे, एफएमजी, एयरपोर्ट, वाटरवेज, ये सब पूरी तरह से टूरिज्म को बहुत बढ़ावा भी देंगे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश इसी कारण ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बीमारू राज्य से बढ़ के दूसरे पायदान पे आ गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM से बात की, बजट पर चर्चा की और उन प्राथमिकताओं को गिनाया जिन पर सरकार का ध्यान है। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी। नमस्कार, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने आज ये इंटरव्यू किया और पुनः सबको नववर्ष की शुभकामनाएं आपको भी। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल जी को, जो नोएडा में रहते हैं, नोएडा से जुड़े हुए हैं। जलाधिकार फाउंडेशन के साथ साथ वो दोस्त नाम की एक संस्था भी चलाते हैं, जो इन्होंने कोरोना काल में काफी काम किया था। आर्थिक रूप से वो सरकार की कमेटी के सदस्य रहे हैं और आर्थिक चिंतक के रूप में, पॉलिसी मेकर्स के रूप में वो जाने जाते हैं, नोएडा में सक्रिय हैं। तो ऐसे पॉलिसी मेकर्स के साथ आपकी ये बातचीत मुझे उम्मीद है रोचक रही है और आप ऐसे लोगों को आगे भी सुनते रहेंगे और बजट पर हम चर्चा जारी रखेंगे अपने रेडियो कार्यक्रम में। आप सुनते रहें रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।